को। ये क्या है? छत्तीसगढ़ का भौगोलिक विभाजन में हम पूर्वी बघेलखंड का पठार, ईस्टर्न बघेलखंड प्लेट्यू और जसपुर सामरी पाट प्रदेश यानी कि जसपुर सामरी पाट रीजन पढ़ चुके हैं। तीसरा प्राकृतिक विभाजन यानी कि तीसरा फिजिकल डिवीजन प्लेन्स ऑफ छत्तीसगढ़ और महानदी बेसिन, और हिंदी में बोलेंगे छत्तीसगढ़ का मैदान या महानदी बेसिन क्षेत्र। अच्छा, महानदी बेसिन क्षेत्र क्यों कहा जाता है इसे? ग्रंथ एकेडमी की किताबों में इसे महानदी का मैदान भी बोलता है, महानदी का मैदान। अब वो मैदान इसलिए बोलता है कि इस छत्तीसगढ़ के मध्य में इस बीच में जो सबसे बड़ी नदी है वो महानदी है, और महानदी की सहायक नदियों का जाल बना हुआ है यहाँ पर, मतलब ट्रिब्यूटरीज का। महानदी एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज, उसका एक नेट बना हुआ है पूरे इस मिडिल पार्ट में इसी, और उस नदी के चारों ओर जो एक मैदानी क्षेत्र बना है नदी के चारों ओर, उसे महानदी का मैदानी क्षेत्र भी कहा जाता है, मतलब प्लेन्स ऑफ महानदी भी कहा जाता है ना। अच्छा, इसे हम क्या क्या बोलेंगे? इसे हम बोलेंगे महानदी बेसिन भी बोलेंगे। क्यों? क्योंकि सबसे बड़ा जो धरातल पर संरचना हमको यहाँ छत्तीसगढ़ के मध्य में जो दिखाई दे रही है वो सबसे बड़ी महानदी बेसिन, क्षेत्रफल की दृष्टि में एरिया में महानदी बेसिन सबसे बड़ा टेरेन होगा या सबसे बड़ा स्थलीय संरचना होगा, ठीक है। और इसीलिए, और चूंकि महानदी और उसकी सहायक नदियाँ यहाँ पर मिलकर उनके सहयोग से यहाँ पर एक बहुत बड़ा मैदानी क्षेत्र बीच में ना मैदानी क्षेत्र बनेगा, तो उसे इसीलिए कहा जाता है छत्तीसगढ़ का मैदान भी कहा जाता है, प्लेन्स ऑफ छत्तीसगढ़ भी कहा जाता है, ठीक है। अच्छा, ये अगर इसका कोई आपसे पूछे आकार कैसा है, कि इसका शेप कैसा है इस छत्तीसगढ़ के मैदान का, मतलब आपका छत्तीसगढ़ के मैदान या महानदी बेसिन में अगर आपसे कोई पूछे कि भैया ये जो भौगोलिक विभाजन है, प्राकृतिक विभाजन है, फिजिकल डिवीज़न है, ये छत्तीसगढ़ के कहाँ तक विस्तार है, इसका ऐसा पूछेगा एक्सपेंशन कहाँ तक है, तो आपका जवाब होगा पूरा बिलासपुर संभाग, पूरा दुर्ग संभाग, पूरा रायपुर संभाग। लेकिन मैं यहाँ पर छोटा सा ये मानपुर मौला वाला क्षेत्र छोड़ दिया हूँ, ये मैं छत्तीसगढ़ के मैदान में या महानदी के बेसिन क्षेत्र में नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि ग्रंथ एकेडमी ने इसे दंडकारण्य के पठार प्रदेश में लिया है, ठीक है। अपन उसके हिसाब से चलेंगे, क्वेश्चन भी बनता वहीं से है और आंसर जो लिया जाता है वो भी ग्रंथ एकेडमी के स्रोत से ही लिया जाता है, ठीक है। कोचिंग की किताबों में शायद उसको छत्तीसगढ़ के मैदान में ही बताता है, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगा, जो ग्रंथ एकेडमी में मैं उसके हिसाब से चलूँगा, ठीक है। तो क्या कहाँ तक इस छत्तीसगढ़ के मैदान का यानी कि महानदी बेसिन का विस्तार है छत्तीसगढ़ में, तो आप बोलोगे पूरा बिलासपुर संभाग। पूरा बिलासपुर संभाग के देखो, ये कौन सा जिला? गौरेला, पेंड्रा, मारवाही जिला है ये कौन सा जिला? ये बिलासपुर जिला है। ये कौन सा जिला? कोरबा जिला है। ये कौन सा जिला? रायगढ़ जिला है। ये कौन सा जिला? जांजगीर चांपा। और अगर चौथा जिला अस्तित्व में आ गया तो ये शक्ति है। ये और अगर एक और जिला अस्तित्व में आ गया तो ये कौन सा हो जाएगा? सारंगढ़, बिलाईगढ़। ये कौन सा जिला? बलौदाबाजार। ये कौन सा जिला? महासमुंद। ये कौन सा जिला? रायपुर। ये कौन सा जिला है? मुंगेली। ये कौन सा जिला है? कबीरधाम। कवर्धा नहीं है इस जिले का नाम, कबीरधाम बदल चुका है। ये कौन सा जिला है? बेमेतरा। ये कौन सा जिला है? दुर्ग। ये कौन सा जिला है? राजनांदगांव। और ये तो जानते हो, मानपुर, मोला, अंबागढ़, चौकी। ठीक। ये कौन सा जिला है? बालोद। ये कौन सा जिला है? धमतरी। ये कौन सा जिला है? गरियाबंद। तो इन सारे जिलों तक विस्तार है छत्तीसगढ़ के मैदान का या महानदी बेसिन का। अब देखो इसका नाम क्यों पड़ा है। यहाँ सबसे बड़ी अगर स्थलीय संरचना कोई है तो वो है महानदी बेसिन। बेसिन क्षेत्र आपसे जब बता चुका हूँ, जानते हो। महानदी और उसके सहायक नदियों द्वारा बनाया गया पूरा जाल है इस क्षेत्र में,
और इसीलिए इस क्षेत्र को महानदी बेसिन कहा गया है। सबसे बड़ा वो स्थलीय संरचना है, इसलिए महानदी बेसिन कहा जाता है। ठीक है, अब मैं महानदी जो नदी है वो देखो वो कहाँ कैसे कैसे चलती है। यहाँ पर एक पर्वत है, अच्छा इसको मिटाना सही है, मतलब जिला रट गया है आप लोगों को, मैं ये समझ गया हूँ। किसको नहीं रटा रे? किसको जिले का ज्ञान अभी तक नहीं है? जो नए होंगे सबको है, जिले का ज्ञान हो जाएगा तुमको, वो वीडियो देख लोगे हो जाएगा। बाकी लोगों को जिला पता हो गया ना सब, कौन कौन सा है? ज्योत्सना हो गया है। अच्छा चलो, यहाँ पर एक पहाड़ी है, सिहावा। यहाँ पर एक पहाड़ी है, कौन सा जिला है ये? धमतरी। धमतरी में यहाँ पर ये पहाड़ी का नाम है सिहावा। क्षेत्रफल उत्तरफल बताने की बात नहीं, मैं बता चुका हूँ आपको। 68,064 वर्ग किलोमीटर। छत्तीसगढ़ के क्षेत्रफल में इसका प्रतिशत कितना है? 50.3%। ओके, अगर आपसे कोई पूछे कि ये जो मैदान है ये इसका आकार किस तरह दिखाई देता, तो आपका पहला जवाब होगा नहीं, तस्तरी नुमा। और अगर ये नहीं है विकल्प में तो आप ले लेना पंखा का, क्योंकि स्रोत में वहाँ पर पंखाकार नहीं लिखा बल्कि लिखा है तस्तरी नुमा। तस्तरी किससे कहते हैं जानते हो? कटोरा, जिसमें जो गहराई वाला कटोरा, बड़ा बर्तन, तस्तरी बोलते हैं उसको। इसका इसलिए बोला जा रहा है कि ये देखो, ये जो बीच का क्षेत्र है ये समुद्र तल से इसकी ऊंचाई 300 मीटर से अधिक नहीं है। ये जो क्षेत्र है बीच वाला क्षेत्र, जैसे ये बीच वाला ऐसा क्षेत्र जो आपको मिलेगा ये गहरा है, मतलब समुद्र तल से इसकी ऊंचाई 300 मीटर से कम है। इसकी ऊंचाई कितनी? 300 मीटर से कम है। जबकि इसके चारों ओर देखना, ये पूर्वी भाग इधर ये जो क्षेत्र है ये 1000 मीटर समुद्र तल से कितना मीटर ऊंचा है? 1000 मीटर से भी अधिक है। तो हुआ क्या कि एक घेरा टाइप का बन गया, ऊंचा ऊंचा दीवार टाइप का बन गया है। इसके चारों ओर ऊंचा ऊंचा दीवार टाइप का बन गया। तो बीच में कटोरा कैसा होता है? बीच में प्लेन सपाट गहरा, उसको चारों ओर दीवार कोना, इसीलिए इसका आकार कैसा? इस भौगोलिक विभाजन का, इस फिजिकल डिवीजन का शेप कैसा? बाउल शेप है, तस्तरी नुमा। अगर वो ऑप्शन में नहीं हुआ तो पंखा का। ठीक है, अच्छा ये सिर्फ बताने के लिए आपसे, इतना डिटेल तो मेरे ख्याल से अभी तक नहीं जाना चाहिए कि ये बीच का जो क्षेत्र है महानदी का मैदानी क्षेत्र या छत्तीसगढ़ का मैदानी क्षेत्र जो है ये समुद्र तल से कभी भी किसी सरफेस के ऊपर, भूतल के ऊपर अगर कोई ऊंची संरचना है तो उसकी ऊंचाई कैसे नापी जाती? समुद्र, वो भूतल से नहीं नापी जाती, सरफेस से नहीं नापी जाती, उसके आसपास में जो समुद्र है उसका जो तल है वहाँ से नापी जाती है। तो ये जो बीच में ये दबा हुआ हिस्सा है जो सपाट इलाका है लगभग, इसकी ऊंचाई समुद्र तल से कितनी? 300 मीटर से कम है। जबकि इसके चारों ओर ये पूर्वी और इधर ये ऊंचे क्षेत्र हैं, पहाड़ी है या उच्चावच है, हाईलैंड्स बोलते हैं जिन्हें, ये है पठार है, इसलिए ये तस्तरी नुमा है और इसकी ऊंचाई 1000 मीटर से ऊपर है। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे देख लो महानदी, सबसे प्रमुख नदी महानदी है जिसके नाम पर पड़ा है, वो कुछ कैसे काम करेगा। यहाँ सिहावा पर्वत धमतरी, यहाँ से निकलेगी नदी, एंटर करेगी कहाँ? कांकेर में, और फिर बालोद से वापस धमतरी में एंटर करेगी। और देखो ये गरियाबंद है, ये कौन सा है? ये रायपुर है, ये महासमुंद है। बॉर्डर बनाते हुए बलौदा बाजार के बीच से यहाँ पहुँचेगी कहाँ? जांजगीर चांपा, और जांजगीर चांपा से सीमा बनाते हुए ये रायगढ़ होते हुए बाहर उड़ीसा में निकल जाती। नदी में अपन नदी जब खास पढ़ेंगे तो नदी में पूरा कर लेंगे, इसका बारीकी देखेंगे, मैं अभी बता रहा हूँ। ये महानदी का प्रवाह क्षेत्र है छत्तीसगढ़। ठीक है, ये यहाँ से निकली, कांकेर में घुसी, कांकेर से यहाँ बालोद में घुसी, बालोद से वापस धमतरी में घुसी, रायपुर, गरियाबंद और महासमुंद का सीमा बनाया, बॉर्डर पे बहा,
और बलौदा बाजार में घुसते हुए फिर जांजगीर चांपा में बॉर्डर, जांजगीर चांपा का बॉर्डर बनाते हुए बाहर निकल गई, उड़ीसा में चली गई। ठीक, इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी है शिवनाथ। द बिगेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ महानदी इज रिवर शिवनाथ। अब वो नदी देखो कैसे, वो यहाँ से इसी ये नांदगांव में, अब नांदगांव जिला नहीं, अगर अब जिला किस में आ जाएगा, वो यहाँ आ जाएगा, मानपुर, मोहला, अम्बागढ़ चौकी। अम्बागढ़ चौकी में एक पहाड़ी है पान बरस बोल लो, पाना बरस बोल लो, सब बात एक ही है। ये लो, इसका नाम क्या है, पान बरस की पहाड़ी। पान बरस की पहाड़ी, असल कुछ विवाद भी है। कुछ लोग कहते हैं कि इसका उद्गम जो है, जो छत्तीसगढ़ शासन बताता है, पान बरस की पहाड़ी। कुछ लोग बोलते हैं ये चंद्रपुर महाराष्ट्र से निकलती है, लेकिन हमें वो नहीं पढ़ना है, हमारे जो स्रोत में जो दिया गया है वही पढ़ना है। पान बरस पहाड़ी कहाँ, कौन से ज़िले में, मानपुर, मोहला, अम्बागढ़ चौकी ज़िले में इसका उद्गम है। ये यहाँ से निकलती है, निकल के ये नांदगांव से होते हुए कहाँ प्रवेश करती है, दुर्ग में प्रवेश करती है। ये देखो, ये कौन सा जिला, ये रायपुर है, ये कौन सा है, बेमेतरा। ये ऐसे बॉर्डर बनाते हुए बेमेतरा में भी कुछ जाती है, और बलौदा बाजार का बॉर्डर बनाते हुए, ये देखो मुंगेली का बॉर्डर बनाते हुए, ये बिलासपुर का बॉर्डर बनाते हुए चांपा में जाकर शिवरी नारायण में महानदी में मिल जाती। शिवरी नारायण है जांजगीर चांपा में, शिवरी नारायण एक जगह है, उस जगह पर महानदी और शिवनाथ नदी आकर मिल जाती। संगम बोलते हैं उसको, संगम। बाकी नदी में देखेंगे और डिटेल में देखेंगे संगम उंगम। मैं जहाँ पहुँचना चाह रहा हूँ उसको बताने के लिए इतना बताना जरूरी था। ठीक है, अब उसके बाद देखो, यहाँ पे एक और चीज़ पूछ सकता, अच्छा इसका ढाल, पूर्वी बघेलखंड का ढाल किधर है, ढाल उत्तर की ओर, स्लोप बोलते हैं, स्लोप। इसीलिए यहाँ की लगभग नदियाँ जो है ना, लगभग सभी नदी नहीं, सब लगभग सारी नदी उत्तर की ओर जाती है, उत्तर की ओर जाके सोन नदी में मिलती है। इसका ढाल पूछेगा तो किधर बोलोगे, इसका ढाल पश्चिम की तरफ है थोड़ा। ठीक, इसका ढाल किधर है, इसका ढाल देखो ऐसा है, ये पहले दक्षिण से उत्तर की ओर जाती है, उसके बाद उत्तर पूर्व होते हुए बाहर। तो आपको क्या दिशा, क्या बोलोगे आप, इसका दिशा कैसा है इसका ढाल कैसा है, पहले पूर्व की ओर है, पहले किधर है, पूर्व की ओर, और फिर उसके बाद उत्तर पूर्व। ये कौन सा दिशा बनेगा, ऐसे दिशा देखोगे तो उत्तर पूर्व बनेगा। तो आपको ढाल कैसे लिखना है, पहले पूर्व की ओर, उसके बाद उत्तर पूर्व की ओर। इसका ढाल की दो दिशा है, पहले ये नदी पूर्व की ओर बहेगी और उसके बाद उत्तर पूर्व की ओर होती हुए, मतलब उत्तर पूर्व बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट। इसका ढाल स्लोप कैसा बोलोगे आप, ईस्ट, पहले इनिशियली ईस्ट है, उसके बाद नॉर्थ ईस्ट, फाइनली नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, का देखो ऐसे मत बोलो, ढाल स्लोप बोल रहे, स्लोप। ये दो नदियों को देखकर सिर्फ मत बोलो, या बहुत सारी नदियों का जाल है, उनको आपको देखना पड़ेगा। आप बोलोगे कि यहाँ का जो पहले क्या हुआ, पूर्व की ओर, ये देखिए पूर्व की ओर जा रही, अब ऐसे बोलेगा कि पहले इधर गया फिर इधर गया, ऐसा नहीं। वहाँ जो बताएगा बोलेगा कि इसका जो स्लोप है, स्लोप, अरे भाई स्लोप अलग चीज़ है, और वहाँ से उसको जहाँ से जगह मिला वहाँ से डाइवर्ट हो गई। नदी एक जहाँ से जगह मिला वहाँ से डाइवर्ट हो गई। तो आप ऐसे बोलोगे तो इसका ढाल ऐसे बोलना पड़ेगा, पहले दक्षिण की ओर है, फिर उत्तर की ओर गई, फिर ढाल इधर है, फिर नीचे की ओर, फिर वापस गया, ऐसा बोलना पड़ेगा नदी के हिसाब से देखोगे तो। है ऑप्शन में नहीं, ऑप्शन में अगर दोनों दे दिया तो फाइनली ये किधर जहाँ से बाहर निकल रही, उत्तर पूर्व, नॉर्थ ईस्ट। इसका ढाल बोलोगे आप नॉर्थ ईस्ट, फाइनली, है ना। शुरुआत हुआ पूर्व की ओर गया, उसके बाद देखो ये नदी भी यहाँ निकली, ये जा किधर रही है, इधर जा रही पूरब की ओर, ढाल इधर है, पूरब की ओर है ढाल, और फाइनली जो है ऐसा बोलोगे तो आप उत्तर पूर्व। ठीक है, अच्छा उसके बाद देखो आप महानदी बेसिन और सीमांत उच्च भूमि। अब ये जो पूरा है छत्तीसगढ़ का प्लेन,
ये प्राकृतिक विभाजन, इसे मूल रूप से दो और भागों में बांटा जाता है। इट इज़ फर्दर क्लासिफाइड इनटू 2 फिजिकल डिवीजन, है ना। किसमें किसमें? एक है महानदी बेसिन, पहला है महानदी बेसिन, और दूसरा है सीमांत उच्च भूमि, मार्जिनल हाईलैंड, मार्जिनल हाईलैंड्स, ऊंची भूमि, हाईलैंड्स, मार्जिनल, मार्जिनल हाईलैंड्स। इस फिजिकल डिवीजन का महानदी बेसिन ऑफ प्लेन्स ऑफ छत्तीसगढ़, इट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 फिजिकल डिविजन्स, दैट इज अबे बोलूँगा, बोलूँ हिंदी में बोलूँ, ऐसे देखा। इट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 फिजिकल डिविजन्स, दैट इज महानदी बेसिन एंड द सेकेंड वर्ड इज मार्जिनल हाईलैंड्स। ये प्राकृतिक विभाजन छत्तीसगढ़ का मैदान या फिर महानदी बेसिन जो है, इसे पुनः 2 प्राकृतिक भागों में बांटा गया है, एक महानदी बेसिन और दूसरा सीमांत उच्च भूमि। अब इसको 2 ही कैटेगरी में हम पढ़ेंगे। पहले अपन पकड़ते हैं महानदी बेसिन, क्योंकि सबसे बड़ा संरचना है ये, इस प्राकृतिक विभाजन में सबसे बड़ा महानदी बेसिन। जाहिर सी बात है, ये महानदी और इसकी सहायक नदियों द्वारा जो जाल बनाया जाएगा, ये महानदी बेसिन बहुत बड़ा होगा, क्योंकि इसका जो कैचमेंट एरिया है या इसका जो प्रवाह क्षेत्र है, फ्लो एरिया है, वो बहुत बड़ा होगा। तो सबसे बड़ा जो भौगोलिक संरचना या स्थलीय संरचना इस भाग में आपको दिखाई देगी, वो क्या है? महानदी बेसिन। ठीक है, चलो अब उसको मैं बना नहीं सकता, उसको बनाऊंगा गोदा जाएगा और बाकी कुछ नहीं आएगा। आप समझ गए उसको। पूरा ये नदियों का जो जाल पूरा जहाँ तक होगा, ये क्षेत्र क्या बनाइए? महानदी बेसिन। ठीक है, आइए महानदी बेसिन को पकड़ते हैं। पहला पार्ट, इसे छत्तीसगढ़ का मैदान भी कहा जाता है। अब ये महानदी का जो बेसिन बनेगा इस क्षेत्र में, इसे क्या बोलेंगे हम? छत्तीसगढ़ का मैदान। ठीक है, क्योंकि इधर कोने कोने में, इधर यहाँ पर क्या है? इस पे लिखना ही नहीं चाहिए मेरे को, लिख के मिटाना होता है फिर। इधर देखो, छत्तीसगढ़ के पश्चिमी सीमा पर इधर नांदगांव का जो ये भाग है, यहाँ से शुरू होता है एक पर्वत श्रृंखला और ये जाता है कवर्धा तक। प्रॉपरली कुछ कोचिंग के नोट्स इसको यहाँ तक फैला देते, लेकिन ग्रंथ अकेडमी बोलता है कि नांदगांव जिले के उत्तर पश्चिमी भाग से लेकर कवर्धा जिले के दक्षिण पश्चिमी भाग तक ये मैकाल श्रेणी विस्तृत है। ये क्या है? ये मैकल पर्वत श्रृंखला बोलो, श्रेणी बोलो, बात एक ही है। इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसे? मैकाल माउंटेन सीरीज। तो कहाँ है लोकेशन ये? इट इज़ लोकेटेड ऑन द वेस्टर्न बॉर्डर्स ऑफ छत्तीसगढ़। और बोलेगा कहाँ तक एक्सपेंड करता है, कहाँ तक विस्तृत है, तो राजनांदगांव जिले से लेकर कवर्धा जिले तक विस्तृत है। ठीक है, मैकाल पर्वत श्रेणी छत्तीसगढ़ के पश्चिमी भाग में है। पश्चिमी भाग में कौन कौन से जिले के बॉर्डर पर है वो? तो आप बोलोगे राजनांदगांव से लेकर कवर्धा। ठीक है, कबीरधाम तक। ठीक है, अच्छा ये पता हो गया, ये पता हो गया। ये क्या है? महानदी बेसिन बनेगा ना ये। हाँ, समझ विकसित करो, बस समझ, और मैप में हल्का हल्का गोद लो।
ठीक है। अब देखो महानदी बेसिन, अब यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। यूं तो इस पूरे फिजिकल डिवीजन प्राकृतिक विभाजन का क्षेत्रफल कितना देखा है आपने? 68,064 वर्ग किलोमीटर, ये देखा है आपने। अब मैंने इससे कहा कि इसको दो भागों में बांटा गया, एक तो महानदी बेसिन और एक सीमांत। हाँ क्या वॉइस? हेलो, रुक जाओ माइक। अब आ रहा बताओ। हेलो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। आवाज़ बताओ, आवाज़ अब आ रहा है? सॉरी यार, सॉरी ठाकुर, अब आ रहा है? अभी भी प्रॉब्लम है? बंद कर दो नोनी, एसी ला चालू करो। आए ठंडी लगा था, बोर्ड टेढ़ा है। हाँ अरे थोड़ा सा टेढ़ा है, लेकिन दिख रहा है कि नहीं? हाँ अब आते है आवाज, अब आ रहा है? पंखा बंद हो गया, अब आ रहा है? कनेक्ट। हेलो ऐसे पास में लावत है तो आवत है का? हेलो वॉइस अभी भी आवाज नहीं आ रही? रुक जा। बीच वाला चालू कर लो, खिड़की खोल लो। आधे लोग भाग जाएंगे वहां से। ठंडी लग रहा है? चैतन्य हेलो, अब आ रहा है? अब बताओ मेरे को, यस लो अगर आ रहा है, और नहीं आ रहा है तो नो। यस। अरे साला खेल खेलता है, कभी आता है कभी नहीं आता है। अभी आ रहा है ना पक्का? चलो, वो जो मिस हो गया है ना, वो रिकॉर्डिंग जो हो रहा है उसमें देख लेना अभी। चलो ठीक है। क्षेत्रफल पूछ सकता है। अभी तक आप लोगों ने देखा होगा कि इसका ये पूरे का एरिया बता रहा है। पूरे का एरिया कितना बता रहा है? 68,064 वर्ग किलोमीटर। और इस पूरे छत्तीसगढ़ के मैदान या इस जो भौतिक विभाजन फिजिकल डिवीजन को और दो भागों में बांटा गया, एक महानदी बेसिन और दूसरा सीमांत उच्च भूमि। तो महानदी बेसिन का जो एरिया बताया जा रहा है वो है 31,600 वर्ग किलोमीटर। इसका कितना है? 31,600 स्क्वायर किलोमीटर, 600 किलोमीटर स्क्वायर, 31,600। और जो सीमांत उच्च भूमि है, सीमांत उच्च भूमि कहाँ की? मोर्शीट कहाँ की? चलो वो आएगा तो मैं आने दो उसको। 36,464 ये है, 36,464 किलोमीटर स्क्वायर। हाँ, ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है, देख लो। ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है। देखो, एक का याद कर लो ना, इससे माइनस कर देना, बाकी आ जाएगा। नहीं, एक का याद कर लो, दूसरा आ जाएगा ना। अब दोनों रटने की कोशिश करोगे तो दोनों खिचड़ी हो जाएगा। एक तो याद करो। एक तो आपको पता ही है, छत्तीसगढ़ के मैदान का क्षेत्रफल 68,064 वर्ग किलोमीटर है ना। और एक महानदी बेसिन का क्षेत्रफल देख लो, 31,600। माइनस कर दोगे, सीमांत उच्च भूमि का एरिया आ जाएगा। काहे परेशान है मैं तू? भीड़ में कम समझ आता है। ऊपर करो, ये ले।
देखिए नहीं नहीं नहीं, नहाए नहीं है तो फ्रेश नहीं लगत। नहीं सर, पार्ले जी का वितरण होगा करके सोच के आइए। आई आई बूंदी के लड्डू आई। चलो चलो इधर आओ। हम उम्मीद कर सकते हैं ना छत्तीसगढ़ के एग्ज़ामों में आप लगभग 5 से 10% प्रश्न जो उम्मीद नहीं कर रहा है कोई कहीं से आ जा रहा है, तो मैं ज़्यादा उस पर काम कर रहा हूँ कि थोड़ा सा तथ्यात्मक और जो लेकिन और हवाई में नहीं, जिसका वर्णन उस मिलता है वहाँ तक पहुँचूँगा। ठीक है, आइए। अच्छा, अब महानदी बेसिन को पकड़ लेते हैं। एरिया पता चल गया। अब हम बहुत देर तक महानदी बेसिन में ही चलेंगे। 2 विभाजन देख लिया, महानदी बेसिन और सीमांत उच्च भूमि। महानदी बेसिन पकड़ रहे हैं हम। महानदी बेसिन, महानदी और उसकी सहायक नदियों द्वारा, यहाँ पर कौन सा शैलक्रम है? कडप्पा। अगर आपसे पूछे कि छत्तीसगढ़ के मैदान में इसका निर्माण किन चट्टानों से हुआ है तो आपका जवाब होगा कडप्पा। कडप्पा नहीं है वो बाहुबली वाला, ये है कडप्पा, है ना? कडप्पा ये रॉक्स है, दीज आर रॉक्स। ये देखो ऐसे लिखोगी, कडप्पा रॉक, रॉक स्ट्रक्चर। छत्तीसगढ़ का मैदान, ये वाला पूर्वी बघेलखंड का पठार किससे बना है? इसका निर्माण गोंडवाना चट्टानों से हुआ है। इसका निर्माण आग्नेय या दक्कन ट्रैप से हुआ है। इसका निर्माण कडप्पा चट्टानों से हुआ है। ठीक है, कडप्पा चट्टानों से। अब क्या हुआ कि महानदी और इसके यहाँ पर यही चट्टानें हैं, महानदी और इसकी सहायक नदियों का जाल है यहाँ पर। तो इन्होंने क्या किया कि कडप्पा चट्टानों से इसे धीरे धीरे क्या अपर्दन हुआ इनका। अपर्दन समझते हो? अपर्दन, क्षरण। अपर्दन का एक एकदम एग्जैक्ट शब्द भी है, क्या है? इरोजन सुने हो? इरोजन, इंग्लिश वाले इरोजन है ना, सॉइल इरोजन सुने होगे। नदियाँ क्या करती हैं, जो भी अगर यहाँ कडप्पा चट्टान है तो ये नदियाँ पूरा बह बह के चट्टानों को धीरे धीरे दाना दाना कण कण निकाल निकाल के अपने साथ बहा के ले जाती हैं और जमा कर देती कहीं पर। तो इस छत्तीसगढ़ के ये जो है महानदी बेसिन में, इसका निर्माण वास्तव में कडप्पा महानदी और उसकी सहायक नदियों के अपर्दन से हुआ है। और अपर्दन किसका हुआ है? कडप्पा चट्टानों का। समझ गए? मतलब ये जो यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर बना है, ये जो महानदी बेसिन क्षेत्र बना है, महानदी बेसिन, इट इज द रिजल्ट ऑफ कंटिन्यूस इरोजन, सॉइल और कंटिन्यूस इरोजन बाय द महानदी एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज बाय इरोडिंग कडप्पा रॉक्स। एक चीज़ समझ में आ गया है मेरे को, मतलब आज 26 जनवरी थी इसलिए मैं क्या है इंग्लिश हिंदी एक साथ कर लिया, लेकिन इसमें इतनी भीड़ में थोड़ा दिक्कत है क्या? आए मज़ा आ रहा है? अच्छा, कौन ला मज़ा आता है, कौन ला दिक्कत हो रहा है? थोड़ा दिक्कत हो रहा है? पारिवारिक माहौल बोल रहे हाँ ठीक है, आज 26 जनवरी था, एक साथ लड्डू खिलाना था तो गेट टुगेदर होना भी चाहिए। रुको, आओ इधर आओ, चलो आओ। अब देखो महानदी बेसिन में अब इधर अलग अलग पार्ट्स में चलेंगे। पहले शिवनाथ महानदी दोआब। अब इसी महानदी बेसिन क्षेत्र में आपको एक संरचना मिलेगी, शिवनाथ महानदी बेसिन। ठीक है, पहला पॉइंट महानदी बेसिन के अंदर शिवनाथ महानदी दोआब या शिवनाथ महानदी बेसिन। इसका लोकेशन अगर पूछोगे तो मैं बोलूँगा महानदी बेसिन के दक्षिण। आप देखो ये क्या बोल रहा है, एक नदी है यहाँ पर खारून नदी, शिवनाथ नदी तो देख लिया आपने। एक नदी है बालोद से निकलती है,
बालोद से निकलती है खारून नदी, और ये खारून नदी बालोद यही है ना? नहीं, ये है, ये है। खारून नदी निकलती है और ऐसे जाकर यहाँ बॉर्डर में कहीं मिल जाती है। ये कौन सी नदी? खारून। तो खारून नदी और शिवनाथ नदी के बीच में ये जो बीच का एरिया है, अब जाहिर सी बात है ये नदी और ये नदी है, तो दोआब क्षेत्र, शिवनाथ महानदी दोआब क्षेत्र जो है वो यहाँ बनेगा। कहाँ बनेगा? यहाँ। ये तो आप क्या लिखोगे भाई? शिवनाथ महानदी दोआब क्षेत्र यदि आपसे पूछ लिया किसी ने, तो शिवनाथ और खारून नदी से इस दोआब का निर्माण हुआ है। शिवनाथ महानदी दोआब। प्रश्न क्या बन सकता है कि इस दोआब का निर्माण किससे हुआ है? तो एक जाहिर सी बात है महानदी क्यों पड़ा? क्योंकि शिवनाथ महानदी की सहायक नदी है ना? तो ये तो जाहिर सी बात है महानदी है वहाँ पर, लेकिन आपको महानदी से नहीं बन रहा है प्रॉब्लम। मेन बन रहा है ये शिवनाथ और खारून नदी के। ठीक है, तो शिवनाथ महानदी दोआब इस क्षेत्र, ये किसके किसके बीच का क्षेत्र है? तो शिवनाथ का प्रवाह क्षेत्र और खारून का, इसके बीच का ये जो क्षेत्र है। तो जाहिर सी बात है अगर जिला पूछेगा तो यहीं कहीं होगा। ये रायपुर, दुर्ग, बालोद इस क्षेत्र में बनेगा। आगे चलो, शिवनाथ पार मैदान। शिवनाथ पार मैदान अगर ये पूछ ले शिवनाथ पार मैदान तो ऐसे किधर पड़ेगा? तो शिवनाथ पार मैदान हमें इधर पड़ेगा, इस साइड। ये जो है ना शिवनाथ के कौन सा साइड है? ये वेस्टर्न है, पश्चिमी भाग। तो आप बोलोगे शिवनाथ के वेस्टर्न साइड में आपको शिवनाथ पार मैदान, इसको वैसे ही लिखो, पार वैसे ही लिखो, PAAR। शिवनाथ पार मैदान का लोकेशन क्या होगा? शिवनाथ के पश्चिम साइड में। और ये पार मैदान, इस मैदानी क्षेत्र का निर्माण किससे होता है? यहाँ आमनेर, हाफ, ये नदियाँ सब इधर बहती हैं। तो वो आप नदी पढ़ोगे तो जान जाओगे, अभी सिर्फ सुनोगे तो समझ में नहीं आएगा, नदी पढ़ोगे जान जाओगे। ये इसकी लोकेशन यहाँ है, और इसको क्या बोलेंगे अपन? शिवनाथ पार मैदान। शिवनाथ पार मैदान, ठीक, पार मैदान। ये क्या है? शिवनाथ महानदी दोआब बेसिन। ठीक, अब आइए बिलासपुर रायगढ़ का मैदान। आओ, अरे बेसिन को ही दोआब बोलते रहे हिंदी में। बिलासपुर रायगढ़ का मैदान, प्लेन्स ऑफ बिलासपुर रायपुर। इसको देखो, इसको डिलीट कर दूं, कचरा होगा है। अच्छा चलो, अभी चल जाएगा, अभी चल जाएगा, अभी चल जाएगा। ये देखो महानदी बेसिन ये बनेगा, जाहिर सी बात है इसके उत्तरी भाग में ये इधर आएगा। अब देखो ये कहाँ कहाँ तक, ये कोरबा है, ये जांजगीर चांपा है, ये रायगढ़ है, थोड़ा सा बिलासपुर का क्षेत्र, ये हो गया आपका ये है क्या? बिलासपुर रायगढ़ मैदान, बिलासपुर रायगढ़ का मैदान, प्लेन्स ऑफ बिलासपुर रायगढ़। अब आपसे पूछ सकता है कि भाई ये कौन कौन से जिलों तक विस्तृत है, ये क्वेश्चन बन सकता है। तो देख लो आप, बिलासपुर तो हो ही गया, कोरबा भी जिला भी कवर हो गया, जांजगीर चांपा कवर हो गया, और रायगढ़। ये यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। इसका विस्तार, बिलासपुर रायगढ़ मैदान का विस्तार छत्तीसगढ़ में कौन कौन से जिलों में है? तो बिलासपुर हो गया, कोरबा हो गया, जांजगीर चांपा हो गया, और रायगढ़ हो गया। ठीक, हाँ, बिलासपुर रायगढ़ मैदान, प्लेन्स ऑफ बिलासपुर रायपुर। अरपा, मनियारी, लीलागढ़ नदियाँ, इधर वो नदी कौन कौन सी बहती? नदी पढ़ोगे जान जाओगे, उसमें कचरा मत करो कि इधर आपसे पूछेगी कौन सी नदी बहती, तो सब जान जाओगे नदी पढ़ोगे तो। ठीक है, अभी तो फिलहाल जान के ना ये कहाँ है? यहाँ है। अच्छा, ये बिलासपुर रायगढ़ का मैदान है, लेकिन मैदानी क्षेत्र है तो जाहिर सी बात है मैदान में तो पहाड़ होता नहीं, लेकिन अपवाद स्वरूप यहाँ एक पहाड़ है, इस क्षेत्र में एक पहाड़ है, दलहा पहाड़, जांजगीर चांपा में। कौन सा पहाड़? दलहा। ये देखो यहाँ, हाँ, उसका लोकेशन अगर जिले में पूछेगा तो कहाँ है? जांजगीर चांपा में, और इस पहाड़ का नाम है दलहा पहाड़।
ठीक। और इसी बिलासपुर रायगढ़ के मैदान में एक और पहाड़ी है, सेंटी पहाड़ी, लेकिन पता नहीं चल पा रहा है जिला कौन सा है। कौन सी पहाड़ी? जांजगीर चांपा, वो अब पता है, जांजगीर चांपा। सेंटी की पहाड़ियाँ, सेंटी होगा तो कुछ कोई जाग सेंटी हो जाते हो लोग, सेंटी की पहाड़ियाँ। तो बस इसको ऐसे ही लिख लो कि सेंटी की पहाड़ियाँ, जिला नहीं पता चल पा रहा है, लेकिन आपको बिलासपुर रायगढ़ के मैदानी क्षेत्रों में ही है ये। मान लो दे दिया, ऑप्शन दे दिया, कोई एक जिला यहाँ का दे दिया, यहाँ का, यहाँ का, यहाँ का, तो निकाल तो लोगे ना, है ना, ऐसे। अच्छा, और दलहा पहाड़ की ऊंचाई है 760 मीटर, 760 मीटर। ठीक। मैं हालांकि पूरे पहाड़ एक साथ अलग से कराऊंगा, लेकिन अभी भौतिक विभाजन है तो थोड़ा समझ लो कौन सा क्या क्या है। अच्छा, अब देखो हसदो मांड बेसिन, एक चौथा रिलीफ फीचर आएगा, रिलीफ आएगा, टेरेन आएगा, वो है हसदो मांड बेसिन। जाहिर सी बात है, देखो हसदो और मांड नदी, इससे ये बेसिन बनेगा, हसदो और मांड नदी के बीच में बनेगा, उन्हीं नदियों से बनेगा। अब इधर देखो, हसदो और मांड बेसिन, एक हसदो नदी आपको पता है किधर से, कैमूर पर्वत उधर से निकलती है, उधर से निकलते हुए ये आकर चांपा में ही मिलती है। देखो ये नदी कौन सी है, यहाँ से निकलती है। अरे यार कचरा मिटा दूं क्या? रुक जाओ और मिटा दो इसको तो क्लियर हो जाएगा। ओए साला, तुम लोग की तरफ बतियाने को तुम लोग को मिलता नहीं क्या रे? मौका मिलता है साले। चलो इधर आओ, यहाँ से एक नदी और यहाँ आकर ये महानदी में मिलती है। कौन सी नदी है ये? हसदो, हसदो है ये। और एक नदी है मांड। मांड नदी कहाँ से निकलती? सरगुजा में छुरी मतरिंगा की पहाड़ियाँ है, यहाँ से मांड नदी निकलती है और ये आकर ये बलौदा बाजार के बॉर्डर में ये यहाँ पर है छुरी मतरिंगा। नदी के वो लोकेशन पे उतना ध्यान मत दो, नदी हम पढ़ेंगे डिटेल में भाई, एक एक जिला कहाँ कहाँ से बीत रही। अभी मैं जो बता रहा हूँ वहाँ आओ। ये नदी है हसदो और ये है मांड। तो जाहिर सी बात है हसदो मांड बेसिन इन्हीं नदियों के बीच में बनेगा। तो ये जो बीच का ये जो क्षेत्र है ये क्या है? ये हसदो मांड बेसिन है। मतलब बिलासपुर का ये मैदान है, इसके ऊपर कहीं पर यहाँ पर बनेगा हसदो मांड बेसिन। ठीक। अब हसदो मांड बेसिन देखो यहाँ पर, अब इसका विस्तार अगर आपसे पूछ दे हसदो मांड बेसिन का, तो कोरबा, रायगढ़, जांजगीर चांपा, ये विस्तार हो गया। कहाँ कहाँ? कोरबा, रायगढ़, अरे नहीं यार, नहीं वो छोड़, जो यहाँ पे बोल रहा है वही लिखो। ये देखो कोरबा, जांजगीर चांपा और रायगढ़, यहाँ पे आप बनाओ और ये है हसदो मांड बेसिन। अब छत्तीसगढ़ का मैदान अगर वहाँ बना लिए होगा तो ये बनेगा नहीं। तो इसको समझ लो और लिख लो, हसदो मांड बेसिन। अगर आपसे पूछे कौन कौन से जिलों तक, ये बंद क्यों हो गया? साला गर्मी लग रहा है आज बहुत। अच्छा इस समय
आ जाओ आ जाओ। हज़ो मांड बेसिन, इसका विस्तार यदि आपसे पूछ ले तो आप बोलोगे कोरबा, जांजगीर चांपा, रायगढ़। ठीक है। अच्छा, अब यहीं पर एक और है चवर ढाल। चवर ढाल, चवर ढाल इसी हज़ो मांड बेसिन क्षेत्र में बोल लो या बिलासपुर रायगढ़ मैदान बोल लो, यहीं पर एक है चवर ढाल। अब चवर ढाल कहीं पर ये बोल रहा है कि चवर ढाल जो है कोरबा, रायगढ़ और चांपा, जांजगीर चांपा और रायगढ़ में फैला हुआ है। वास्तव में चवर ढाल है क्या? ये चवर ढाल जो है ये उसे कहा जा रहा है जहाँ छोटे छोटे पहाड़ों की एक सीरीज़ है, इसे ही चवर ढाल कह रहा है। लेकिन यदि आपसे पूछ ले, कोई एक ज़िला अगर पूछ ले कभी कि चवर ढाल का विस्तार छत्तीसगढ़ के किस ज़िले में है, तो फिर आपका जवाब हो जाएगा रायगढ़। तो आपका जवाब हो जाएगा रायगढ़। ठीक है। और ऐसे भी लिख लो आप, कोरबा, शक्ति, रायगढ़ में फैली हुई पहाड़ियाँ, यही है चवर ढाल क्षेत्र। क्या है? कोरबा, शक्ति, रायगढ़। और अगर इन तीनों में कोई एक चुनना हो तो आप क्या चुनोगे? रायगढ़। ठीक है, पहाड़ियाँ। और इसी के अंतर्गत, इसी चवर ढाल क्षेत्र के अंतर्गत एक पहाड़ है दुल्ही पहाड़। हाँ, चवर ढाल क्षेत्र के अंदर एक पहाड़ है, ये देखो चवर ढाल बोल लो तो जैसे वो बोल रहा है कोरबा, शक्ति और रायगढ़, ये पहाड़ों की एक सीरीज है। ठीक है। अच्छा, ये भी शामिल है ना, ये भी, कोरबा भी। तो कोरबा जिले में एक पहाड़ आ गया दुल्ही पहाड़। हाँ, कोरबा जिले में, इसका लोकेशन भी है कोरबा जिले में, दुल्ही पहाड़। वो उधर है पेंड्रा लोरमी का पठार, आने देना तब बताऊंगा। ठीक, दुल्ही पहाड़। अच्छा, अब इसकी खास बात दुल्ही पहाड़ की। दुल्ही पहाड़ में यहाँ पहाड़ों में ना पत्थरों पर शैल चित्र बने हुए हैं। शैल चित्र जानते हो ना? शैल मतलब पत्थरों पर जिस चित्र बनाते हैं, शैल चित्र। यहाँ की शैल चित्रों में मतलब आपके रॉक्स, इंस्क्रिप्शन में रॉक्स, वहाँ पर आपको सीता हरण की कहानी अंकित है। यहाँ पर किसकी कहानी है? दुल्ही पहाड़ों में शैल चित्रों में सीता हरण की कहानी है ना। रावण कैसे सीता को हर के ले गया, किडनैप करके ले गया, ये डिपेक्ट है वहाँ पर। ठीक है। इसीलिए अभी बता देता हूँ चर्चा में भी क्यों है। ये राम मंदिर का भूमि पूजन हुआ अयोध्या में, तो वहाँ बहुत जगह जहाँ जहाँ राम और ये लोग अपने वनवास के दौरान गए थे, वहाँ से मिट्टियाँ मंगाई गई। ये दुल्ही से भी, यहाँ से भी मिट्टी गई थी वहाँ। ठीक है। तो इसी चवर ढाल क्षेत्र, जो क्षेत्र है, पहाड़ियों की जो श्रृंखला है, इसी में एक महत्वपूर्ण पहाड़ है दुल्ही पहाड़। और कहाँ स्थित है ये? कोरबा में। और यहाँ पर ये क्यों जाना जाता है कि यहाँ पर सीता हरण की कहानी अंकित है, यहाँ के शैल चित्रों में। ठीक है। और यहाँ से मिट्टी अभी अयोध्या की जो राम मंदिर के लिए जो भूमि पूजन हुआ, वहाँ मिट्टी यहाँ से गई थी। ठीक है, ये ऐसी खासियत। अच्छा, फिर इसी सीरीज में एक है गिद्धा पर्वत। रायगढ़ से कौन है? गिद्धा पर्वत सुने नहीं सुने? हाँ, रायगढ़ में एक पर्वत है गिद्धा पर्वत। मतलब गिद्धा पर्वत मत बोलो, गिद्धा पहाड़ बोलो। पहाड़, पर्वत और पहाड़ में अंतर है ना, बताया हूँ। ये देखो, ये क्या है? पर्वत। और ये क्या है? पहाड़। पर्वत में चढ़ना आसान नहीं है, उसका जो ढलान है खड़ा होता है, और पहाड़ों में ढलान लेटा हुआ होता है, जहाँ चढ़ने में आसानी होती है। हाँ, गिद्धा पहाड़।
अच्छा गिधवा लिख दे कभी, थोड़ा अगर बदल दे। सारी चवर ढाल में ही है। हाँ चवा ढाल क्षेत्र, आप यहाँ पर उतना खास नहीं पूछेगा आपसे। चवा ढाल अगर पूछ लिया, चवा ढाल तो भाई ये पहाड़ियों के एक श्रृंखला का क्षेत्र है, ठीक है। कहाँ कहाँ तक फैला हुआ है, तो कोरबा, जांजगीर चांपा और रायगढ़ क्षेत्र में फैला हुआ है। अब कोई एक जिला चुनना हो तो आप क्या चुनोगे, क्योंकि उसी में एक जगह लिख दिया रायगढ़, ठीक। हाँ अब ये तो नहीं हो, लेकिन खोजा खाजी अभियान में मिले हैं, है ना, ठीक है। महानदी पार का सकरा मैदान, एक और फीचर है महानदी पार का सकरा मैदान, ठीक है। अब ये देखो सकरा मैदान किसको बोल रहा है ये, महानदी पार का सकरा मैदान, नैरो प्लेन्स ऑफ महानदी, हाँ महानदी प्लेन्स, या ऐसा नैरो महानदी प्लेन्स। अब देखो इसको कैसे, एक तो देखे कि यहाँ से एक नदी गई महानदी, यहाँ से निकली ऐसे गई है, और एक शिवनाथ नदी आपने देखा यहाँ से निकली और कुछ ऐसे जाके यहाँ मिली। ये देख रहे हो बीच का क्षेत्र, ये जब दोनों एक दूसरे को काट रहे हैं, दोनों एक दूसरे से मिल रहे हैं, तो बीच में एक नैरो मैदान, नैरो जगह बन रहा है, सही नहीं बनाया है इसको, तभी तो समझ पाओगे। ये ऐसे गया, ये गया ये, ठीक। ये कैसे गया, इधर से ऐसे ये गया। आपको ये बलौदा बाजार, ये देखो ये यहाँ पे नैरो हो रहा है, पतला हो रहा है सकरा, है ना, ये दोनों के बीच में ये, तो बलौदा बाजार और रायपुर यहाँ पर एक मैदानी क्षेत्र बना हुआ है। मैदानी क्षेत्र कैसे बनता है, देखो नदियों के, जहाँ नदियों का जाल होता है, नदियाँ वहाँ बेसिन क्षेत्र भी बनता है, जान गए आप। नदी और नदी के पास में उधर प्लेन क्षेत्र होता है, तो उसे हम मैदानी क्षेत्र भी बोलते हैं। क्यों होता है कि नदियाँ अपने साथ मिट्टियाँ, पत्थरों को काट कर, कंकड़ ये सब बहा के लाती हैं और जमा कर देती है, तो वहाँ का प्लेन जैसा इलाका हो जाता है, ठीक है। तो ये है यहाँ पर, बस ज़्यादा से ज़्यादा महानदी पार का सकरा मैदान आपसे विस्तार पूछ ले तो रायपुर बलौदाबाजार, इसका लोकेशन यदि पूछ ले, विस्तार पूछ ले तो रायपुर बलौदाबाजार। हाँ महानदी पार का सकरा मैदान। कुछ चीज़ें तो मैं बता रहा हूँ, मैं ज्योग्राफी में पढ़ा ही नहीं, जैसे महानदी पार, अब इसको ज्योग्राफी में क्या बोलेंगे, महानदी पार पढ़ा है ऐसा कुछ ज्योग्राफी में? तू पढ़ा होगा ज़्यादा, प्लेन्स ऑफ महानदी पढ़ा होगा, उसके साथ कुछ और पढ़ा है कि मैदान के साथ पार को क्या बोलेंगे? तो यहाँ पे लिख लो पार, PAAR लिख लो, वो चलेगा। महानदी पार का नैरो प्लेन्स ऑफ महानदी, बस ठीक है। कहाँ है ये? रायपुर। अब आओ सीमांत उच्च भूमि, मार्जिनल हाईलैंड्स, दूसरा फीचर मार्जिनल हाईलैंड्स। ये दे सोने सुहागा हो गए, लाइट गोल हो गई, अरे लाइट गोल हो गया, तुम लोगों को तो गायब हो गया होगा रे। चलो इधर आओ, अब यहां देखो, सीमांत उच्च भूमि पता हो गया आपको, इसका क्षेत्रफल 36,464 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। मार्जिनल हाईलैंड्स या मार्जिनल अपलैंड्स भी बोल सकता है ना, इसको और क्या बोल सकता है? मार्जिनल हाईलैंड्स और मार्जिनल अपलैंड्स, ठीक। एरिया ऑफ विच इज 36,464 स्क्वायर किलोमीटर्स।
अब इसमें आ जाओ, उत्तरी उच्च भूमि पहला वाला, सीमांत उच्च भूमि पहला, उत्तरी उच्च भूमि नदर्न हाईलैंड्स, पहला वाला नदर्न हाईलैंड्स, उत्तरी उच्च भूमि, सीमांत उच्च भूमि के अंतर्गत पहला उत्तरी उच्च भूमि नदर्न हाईलैंड्स और अपलैंड्स। देखो यहां, अब इस उत्तरी उच्च भूमि के अंतर्गत आप पढ़ोगे छुरी की पहाड़ियां और उदयपुर की पहाड़ियां। उत्तरी उच्च पहला देख लिया अपन, इसके अंतर्गत यहां पर क्या है, कोरबा, और इधर बॉर्डर पे फैला हुआ ये कौन सा है, उदयपुर इधर है ना, ऐसे फैला हुआ एक सीरीज, लेकिन आप ऐसा बोल लो उदयपुर हिल्स इधर है और छुरी इधर है, ठीक है। ये कौन सा है, छुरी, और ये कौन सा है, उदयपुर। ऐसा दोनों को अलग इसलिए किया मैं, क्योंकि कभी आपसे पूछ ले कि मांड नदी किसके किसके बीच से प्रवाहित होती है, तो मांड नदी वास्तव में इन दोनों के बीच से प्रवाहित होती है। मतरिंगा से निकलती है, मतरिंगा की चोटी से निकलती है, और छुरी और उदयपुर की बीच, मतलब इन दोनों को ये बीच में अलग करती है, इसलिए ये छुरी हिल्स हो गया, ये उदयपुर हिल्स हो गया। लकी जोनों का लोकेशन कहाँ है, सरगुजा में ही है, ठीक है। अब एक रायगढ़ बेसिन सुनोगे आप, रायगढ़ बेसिन, एक केलो नदी है, केलो कहाँ से निकलती, अब वो तो पता है, अभी तो बोला, कोई पहाड़ी है केलो, दोनों का लोकेशन क्या है, सरगुजा, सरगुजा, सरगुजा। ये देखो रायगढ़ से ही निकलती है केलो नदी, है केलो नदी निकलती है आपकी, रायगढ़ से ही निकलती है और यहाँ आके मिल जाती है, ठीक है। ये ले केलो नदी, तो ये केलो नदी रायगढ़ में ही एक और बेसिन बनाती है जिसे बोलते हैं हम रायगढ़ बेसिन। हाँ, नहीं, उत्तरी उच्च भूमि के अंदर है। रायगढ़ मेरे पगली, रायगढ़ बेसिन कहाँ बनता है, तो आप बोलोगे ये केलो नदी द्वारा कहाँ बनेगा, रायगढ़ जिले में। बहुत गंदा किताब है, पता है, ग्रंथ अकेडमी की किताबें बहुत गंदी है, इसीलिए ग्रंथ अकेडमी असल में छत्तीसगढ़ शासन का अधिकृत पब्लिकेशन है, छत्तीसगढ़ की अधिकृत किताबें वो छापता है। अब प्रॉब्लम क्या है, कोचिंग वालों ने इसीलिए क्या किया कि उसमें ज़्यादा से देखो वो कहीं वहाँ से नहीं आए हैं, जो बताते हैं ना मैं पूरा भ्रमण किया छत्तीसगढ़, मैंने जानकारी इकट्ठा की, कुछ नहीं किया है, वो स्टूडेंट को चूतिया बनाने के लिए ग्रंथ अकेडमी किताब पकड़ा, उसमें जहाँ समझ में नहीं आया, जो कचरा कचरा लगा उसको छोड़ दिया, और एकदम मुख्य मुख्य जो चीज़ें लिखी वही शॉर्ट में मिल गया आपको कोचिंग की नोट्स में। बार बार पब्लिश होती है, संस्करण पब्लिश होता है, जब एग्ज़ाम में आता है तो आता नहीं क्वेश्चन वहाँ से। सुपरवाइजर अभी जो लोग दिए होंगे, वो जो कोचिंग के नोट्स आपने खरीदे होंगे, गच्चा खा गए, गच्चा खा गए कि आया था, नहीं आया था ना, गच्चा खा गए ना, तो ऐसे चूतिया बनाते हैं ये। जब कोई वैकेंसी आती है स्टूडेंट्स भागे जाते हैं, तुमको बता रहा हूँ 50,000 60,000 किताबें बिक जाती हैं, स्टूडेंट भागे जाते हैं, अरे महिला पर्यवेक्षक किताब लेना है, और कैसे चूतिया बनाते हैं साले, महिला पर्यवेक्षक के किताब चाहिए तो आपको जो अलग से वो हिस्सा था वो दे सकते थे 20-25 पेज में, 10 रुपये में बिक सकता था ना, लेकिन कमाई जो करनी है उस किताब को ज़बरदस्ती मोटा करेंगे। क्या करेंगे, इतिहास छाप देंगे, छत्तीसगढ़ छाप देंगे, ऐसे थोड़ा थोड़ा निकाल निकाल के, ये स्टूडेंट को मूर्ख बनाने के लिए होता है। तभी तो उस किताब की MRP 250-300 रख पाएंगे। अचरा कचरा GS, उस GS से आपको कोई लाभ नहीं होना है, लेकिन किताब को मोटी करनी है, तभी तो 250-300 ले पाएगा। अब ये चालाकी मैं फेसबुक में लिखता हूँ तो बहुतों को लगती मिर्ची, मेरा बहुत दुश्मन है, तुमको बता रहा हूँ, बहुत। अभी तो सबसे बड़ा दुश्मन हरिराम होगा, हाँ, वो परेशान होगा, साला इसको क्या दिक्कत है, हर 15 दिन में किताब निकालता हूँ, बहुत बिकता है, बहुत कमा रहा हूँ, लेकिन ये साला फेसबुक में दिया जा रहा है।
अब मैं इसलिए दे रहा हूँ कि समझ सुधर जा, चालाकी मत कर। स्टूडेंट के जब स्टूडेंट की ज़रूरत, स्टूडेंट की मानसिकता का फ़ायदा उठाते हो तुम लोग। अरे साला कोई वैकेंसी आई, फटाक से किताब निकाल देता है, हरी राम स्पेशल। क्या कर रहा है? अब फूड इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम हो रहा है, फूड इंस्पेक्टर का जो वो खाद्य सुरक्षा और वो सब जो है वो थोड़ा कंटेंट है, लेकिन तुमको बता दूं उसकी किताब अगर निकालेंगे, इतनी मोटी करके निकालेंगे जो बिकेगी 300-350 में। अचरा कचरा गणित भर देंगे, अचरा कचरा थोड़ा सा छत्तीसगढ़ जीएस भर देंगे, थोड़ा हिस्ट्री भर देंगे, मोटी कर देंगे और लोग खरीदो। और नए छात्र होगा उनके पास सब, लेकिन जब जाएंगे फूड इंस्पेक्टर के लिए तो पूरी किताब लेके आएंगे। तुम लोग ये नहीं करना। अगर मान लो तुम लोग को ऐसा एग्ज़ाम देना हो और मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ, मान लो खाद्य सुरक्षा ये सब, एक तो किताब लाऊंगा, उसका वो जो हिस्सा होगा ना वो यहाँ फ़ोटोकॉपी लेके चल देना। थोड़ा चालाकी ऐसे भी ख़त्म की जा सकती है, लेकिन हमारे देश में मूर्खों की कमी है नहीं, तुरंत मार्केट भागेंगे। आप पूछेंगे इधर, अरे हरी राम पटेल के किताब मस्त थे, है ना, मस्त है, बिकत है किताब, 50,000 60,000 साल है, हर 15-20 दिन में एक किताब निकाल दे रहे हैं, करोड़ों कुछ कमा रहे। मुझे परेशानी नहीं है, कुछ लोगों को कहना है मैं जलता हूँ, मेरे जलने के लिए सामने वाला व्यक्ति भी वैसा होना चाहिए जिससे मुझे जलन हो। अरे सालों ठगों, झूठ बोलने वाला, उससे मैं क्या जलूंगा बे, कि मेरा ज़्यादा झूठ बोलता बोलूँगा इसलिए जलूंगा मैं, है? कमाओ भाई, पैसा सबको चाहिए। तुम लोग भी यहाँ बैठे हो कि जीवन आगे जाके सुरक्षित हो सके, नौकरी हो सके, वित्तीय परेशानियाँ ना हो, कमाई हो। मैं भी कोचिंग खोला हूँ, मैं भी बता रहा हूँ, मुझे भी पैसा चाहिए भाई, जीने खाने के लिए पैसा लगता है। हाँ, ये बात अलग है कि कमाने के लिए मैं कुछ भी नहीं कर सकता, मैं कमाने के लिए झूठ नहीं बोल सकता, मैं कमाने के लिए गिर नहीं सकता, ये बात है। और मैं सीना ठोक के बोलता हूँ, तुमको ठगूंगा नहीं। हाँ, मेहनत करूंगा, ईमानदारी से काम करूंगा, कहीं कमी ऊपर नीचे हो सकती है, लेकिन तुम्हें ठगूंगा नहीं, इस बात के लिए तुम निश्चिंत हो जाओ, ठगे नहीं जाओगे, है ना। साले पैसा कमाना, कैसे भी कमाना, ठग लो सालों को। और कहा थे बड़े बड़े वाइट कॉलर शिक्षक हैं लोग, समाज सेवी हैं, कैसे समाज सेवा कर रहे हो, चूतिया बना रहे हो, तो स्टूडेंट को समझ में ही नहीं आ रहा है, उन्हीं से कमाई कर रहे हो, आना तिरछा कमाई कर रहे हो। अभी देखना, परीक्षा के एग्जाम के बाद से सब शांत है, क्योंकि मैं दे दिया बत्ती, शांत है, अभी किसी का नहीं आ रहा है। नहीं तो सोशल मीडिया में जानते हो कैसा 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 आता था मूर्ख बनाने के लिए। देखो ये प्रश्न हमारी किताब से, ये प्रश्न हमारी किताब से, वो हंसी आता था। साले 150 प्रश्न में 10 प्रश्न उस किताब से आया, तो किताब से नहीं आया तो कहाँ से आएगा, तू भी तो कहीं से छापा है। 10 प्रश्न आया तो एकदम सीना ठोक के कहा थे हमारी किताब से आए हैं, हमारी पब्लिकेशन खरीदिए। और एक जन और था, वो कैसे लिखता था पता है, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, प्रत्यक्ष को प्रमाण की 10-12 पेज वो प्रश्न पेपर से छाप दे, अपनी किताब का स्क्रीनशॉट डाल दे और बोले देखो ये प्रश्न मेरे किताब से आए। तू मेरे को ये बता कि 150 प्रश्न आया, उसमें से क्या 120 प्रश्न आया, ये नहीं बताएगा। 10-12-20 प्रश्न निकाल लेंगे, स्क्रीनशॉट डालेंगे, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। और स्टूडेंट के पास इतना बुद्धि कहाँ होता है रे, अभी निकले हो कॉलेज वालों से ज़्यादा थोड़ा मस्ती खोरी सीखे होगे, कोई और आगे निकल गया होगा तो कोई साला नशेड़ी बन गया होगा, कोई और आगे निकल गया होगा तो प्रेम मोहब्बत ये सब खेल खेल रहा होगा। वो तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम लोग बहुत समझदार हो गए हो। अभी तुम लोग दुनिया देखे कहाँ, नहीं पता है तुम लोगों को। अभी तुम लोगों को बहुत कुछ पता है इसलिए क्योंकि मैं बताता हूँ, नहीं तो नहीं पता होता तुमको, अभी कुछ पता नहीं होता। आज तक न्यूज़पेपर में अवार्ड का फोटो छप रहा होता सबो, और सबके उधर लिखा होता छत्तीसगढ़ का सर्वोच्च कोचिंग संस्थान का अवार्ड प्राप्त करते हुए फलाना पटेल साहब, फलाना अग्रवाल साहब, फलाना कल्पवृक्ष के एक जन वो है, फलाना गंजे साहब, हाँ है ना एक जलाऊँ ने, हाँ ये सब अवार्ड खरीदे हैं।
और उस अवार्ड को देखकर ही स्टूडेंट की भीड़ गई है वहाँ, और फिर कमाई शुरू, और कमाई शुरू तो भाई पैसा आ जाएगा तो ताम झाम भी तो हो जाएगा। पैसा खूब आ रहा है, ताम झाम नहीं कर सकते क्या? बड़ा हॉल, बड़ी भीड़, पैसा, सब पैसे का खेल है। अब मैं साला ये ऑनलाइन क्लास चला रहा हूँ, आज तक मैं यहाँ कैमरा लगाने कब से सोचा हूँ, ये माउंट पे इधर लगा ही नहीं पा रहा है। लेकिन अब अगर मैं वो खर्चा कर लूँ, मान लो मैं पैसा लेके वो खर्चा कर लूँ, मैं क्या करूँगा? फिर मेरे को पैसा वसूली करना पड़ेगा। वसूली करने के लिए फिर मेरे को क्या करना पड़ेगा? 4 दिनों के लिए सीमित ऑफर, फिर मेरे को यह करना पड़ेगा, प्रचार करना पड़ेगा, मात्र 4 दिनों के लिए सीमित ऑफर, 50% डिस्काउंट, जल्दी करें। और उसमें और झूठ लिख दूंगा, 1000 सीट में मात्र 60 सीट बाकी है, जबकि 2 भी ना हुआ हो। लिखूंगा प्रचार कैसे होता है, 1000 सीटें, मात्र 1000 सीटें, लिमिटेड सीट्स, 4 दिनों के लिए सीमित ऑफर, और मात्र 960 सीटें भर चुकी हैं, 60 सीटें बची हैं। अब पता चला उधर 2 जन नहीं ले प्रवेश, तोला कहा होगे नोनिस, सर्दी हो गई क्या? तोला हाँ मास्क पहन रहे। सर्दी सर, मतलब कि एकदम गरम गरम लग रहा है अंदर से नाक, मतलब वो जो सांस लेते हैं ना तो गरम गरम वाला आता है ना वैसे। अरे टेम्परेचर ना पड़े। सुनो एक बात सुनो, सर बहुत दिन से तबीयत खराब चल रहा था इसलिए नहीं आ रही थी, अभी भी ठीक हुआ है कि समझ नहीं आ रहा है। गरम गरम लगा थे, मतलब वो तो एक ही चीज का इशारा है ना? नहीं, हमारे यहाँ तो सांसें गर्म होती हिंदी फिल्मों में, या फिर तबीयत खराब होने। चलो इधर आओ, छोड़ो उसको, आओ। अब आ जाओ मैकाल श्रेणी, थोड़ा मैकाल श्रेणी देख लेते हैं, बस हो गया, होने वाला है। अब छत्तीसगढ़ के पश्चिमी यानी कि वेस्टर्न बॉर्डर पे राजनांदगांव से कवर्धा तक ये क्या है? मैकल। और ये किसका विस्तार है मैकल? वास्तव में सतपुड़ा का। इधर है सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला, और इसी का विस्तार है ये मैकल पर्वत श्रेणी। लेकिन छत्तीसगढ़ में नहीं है, ये छत्तीसगढ़ के वेस्टर्न बॉर्डर पे है, पश्चिमी सीमा पर है। और कौन कौन से जिले की सीमा बनाता है बोल पूछ लेगा तो नांदगांव और कबीरधाम, ठीक। हालांकि कुछ लोग इसको भी ले लेते हैं, इसको भी ले लेते हैं, लेकिन ग्रंथ अकेडमी में ये नहीं लिखा है, ठीक है। अच्छा, अब राजनांदगांव में, डोंगरगढ़ में इसी मैकाल श्रेणी के विस्तार के रूप में इस जिले में 2 पहाड़ियां हैं, प्रज्ञागिरी और ब्राह्मणगढ़। ये देखो, डोंगरगढ़ कहाँ है? नांदगांव जिले में पड़ेगा ना। 1-2 माउंटेन बना देता हूँ, 2 इसी का एक्सटेंशन है ना। मैं देखो, मैकाल पर्वत श्रेणी सतपुड़ा पर्वत श्रेणी का विस्तार है, और मैकाल पर्वत श्रेणी का विस्तार नांदगांव जिले में 2 पहाड़ियों का है। कौन कौन सा? एक है प्रज्ञागिरी और ब्राह्मणगढ़, और एक ये देखो यहाँ लिख देता हूँ ब्राह्मणगढ़। लोकेशन क्या? डोंगरगढ़, राजनांदगांव। सर ये किसका है, मतलब क्या है? ये पहाड़ी है, और ये पहाड़ी असल में ये प्रज्ञागिरी एंड ब्राह्मणगढ़ हिल्स आर एक्चुअली द एक्सटेंशन ऑफ मैकाल माउंटेन सीरीज हियर इन छत्तीसगढ़, नांदगांव डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। ब्राह्मणगढ़ और प्रज्ञागिरी, हाँ प्रज्ञागिरी, ठीक। अच्छा, अब ये देखो, इसी मैकाल पर्वत श्रृंखला का विस्तार है कवर्धा में चिल्फी घाटी। ऐसा बना लो, ये क्या है? चिल्फी घाटी। तो चिल्फी घाटी कहाँ है? कवर्धा में है। और ये किसका विस्तार है? मैकाल पर्वत श्रेणी का विस्तार कवर्धा में है, चिल्फी घाटी के रूप में, चिल्फी वैली, ठीक। अच्छा,
अब इसी प्लेन में यहाँ पर एक राजहरा पहाड़ी है। कहाँ है राजहरा पहाड़ी? बालोद में। ये देखो, ये बालोद है और ये पहाड़ी का नाम है राजहरा पहाड़ी। राजहरा पहाड़ी कहाँ है? बालोद। ठीक, दल्ली, हाँ वही बालोद में दल्ली क्षेत्र है, इसीलिए दल्ली राजहरा बोलते हैं। अच्छा, अब इसके बारे में खास बात, खरखरा और तांदुला को अलग अलग करती है ये, खरखरा और तांदुला। ठीक है, एक खरखरा डैम भी सुने हो, तांदुला डैम भी सुने हो। इन दोनों के बीच में इनके विभाजक का काम करती है। क्या करती है? राजहरा पहाड़ी। मतलब एक साइड इधर आपको खरखरा मिलेगा, एक साइड तांदुला। वो आप नदी देखेंगे तो देख लेंगे हम लोग। हाँ, उसी का विस्तार है। राजहरा पहाड़ी भी मैकाल श्रेणी का ही विस्तार है, इसीलिए तो उसके अंदर पढ़ रहे हैं हम लोग। हाँ, बस हो गए। अब एक और देखो, पूर्वी उच्च भूमि, ईस्टर्न हाईलैंड्स। ये देखो, बस 2 मिनट। मैं डिटेल आपको बना के दूंगा, चिंता मत करो, और उसमें ऐड हो जाएंगे कुछ फैक्ट्स, लेकिन अभी मेरे साथ तो लिखो। ये देखो, ये क्षेत्र गरियाबंद महासमुंद और ये क्षेत्र, ये क्षेत्र, इसे क्या बोलते हैं? पूर्वी उच्च भूमि, ईस्टर्न हाईलैंड्स। गरियाबंद महासमुंद नहीं, ये यहाँ तक जाएगा, ये यहाँ तक, ये धमतरी, ये आएगा धमतरी, गरियाबंद, महासमुंद, यहाँ नहीं, बलौदा बाजार नहीं। इसे क्या बोलते हैं? पूर्वी उच्च भूमि या ईस्टर्न हाईलैंड्स। और इसी को कुछ लोग बोल देते हैं धमतरी महासमुंद हाईलैंड्स। ये भी लिख लो, यहीं पर क्या है? धमतरी महासमुंद हाईलैंड्स, धमतरी महासमुंद उच्च भूमि। अब ये जो पूर्वी उच्च भूमि है, इसी को रायपुर उच्च भूमि भी कह देते हैं ना। इसी को देखो, ये और क्या बोल सकता है? रायपुर उच्च भूमि भी बोल सकता है। रायपुर, क्योंकि नाम तब पड़ा था जब ये जिले बने नहीं थे। ये जब जिले नहीं बने थे तब नाम पड़ गया था, तो इसका नाम पड़ गया रायपुर उच्च भूमि। पूर्वी उच्च भूमि बोल लो, या रायपुर उच्च भूमि बोल लो, या धमतरी महासमुंद उच्च भूमि बोल लो। इंग्लिश में ईस्टर्न हाईलैंड्स बोल लो, या रायपुर हाईलैंड्स बोल लो, या बोल लो आप धमतरी महासमुंद हाईलैंड्स। ठीक है, इधर ये मैकल पर्वत का विस्तार है? नहीं, ये मैकल पर्वत का विस्तार नहीं, अलग से है। अब अगर ये पूछेगा तो आप इसको ये ले लो, धमतरी, गरियाबंद, महासमुंद। रायपुर नाम लिखा है, इसका मतलब ये रायपुर जिला मत लेना। क्यों ये रायपुर नाम क्यों पड़ा है? ये पहले ये जिले नहीं बने थे ना, पहले तो पूरा रायपुर था। तो जब उस समय नाम दिया गया तो रायपुर उच्च भूमि लिख दिया। हाँ, ये याद रखो कि रायपुर के कौन से साइड में है? ये पूर्व साइड, ईस्टर्न साइड में है। कहाँ होगी नोनी? हिंदी अंग्रेजी खिचड़ी हो गया क्या तेरे माइंड में? चलो ठीक है, मैं समझ गया। और एक और चीज़ मैं अब यहाँ एक चीज़ बचा था, बता ही देता हूँ। रुक जाओ, रुको। सोनबेरा का पठार, ये देखो, रुको, लिख रहा हूँ ना, लिख रहा हूँ, रुको। सोनबेरा का पठार, ये देखो, ये यहाँ पर ये ऐसा करके ये है सोनबेरा का पठार, प्लेट्यू। सोनबेरा का पठार, पहले सुन लो इसको। सोनबेरा का पठार का अधिकांश भाग उड़ीसा में है। कहाँ है ये? प्लेट्यू ऑफ सोनबेरा है कहाँ? ये उड़ीसा में। लेकिन इसका हल्का एक्सटेंशन, हल्का विस्तार
गरियाबंद और महासमुंद जिले में भी है, मिलेगा आपको। सोनबेरा, प्लेटी ऑफ सोनबेरा, सोनबेरा। यूं तो ये उड़ीसा है, उड़ीसा में है, लेकिन इसका हल्का हल्का विस्तार एक्सटेंशन कहाँ है? गरियाबंद और महासमुंद। लाइट नहीं आया ना, नहीं आया ना। अब ये फोन लगा रहा है यार, 10:40 को मैसेज कर दो तो लाइट गोल हो गया, इसलिए लाइव शायद नहीं आ रहा होगा। लाइट गोल हो गया, 10:40 में कोई मैसेज कर दो तो लाइट गोल हो गया है। कोई दिक्कत अगर हो रहा है तो ठीक है। अब देखो यहाँ ये क्यों जाना जाता है, यहाँ से जोक नदी निकली। कौन सी नदी का उद्गम है ये? ओरिजिन पॉइंट कौन से रिवर का ओरिजिन पॉइंट है ये? जोक, जोक रिवर जोक। है सोनबेरा के पठार से निकली, छत्तीसगढ़ के बाहर से। ये नदी छत्तीसगढ़ के बाहर, जब नदी पढ़ोगे ना देखोगे कुछ नदियां हैं जो छत्तीसगढ़ के बाहर से उद्गम है और छत्तीसगढ़ में आती है। फिर जोक नदी उनमें से एक। हाँ आए छत्तीसगढ़ में कुछ नहीं। अबे कैसा बोलता है? चलो दिस इज रियली ऑल फॉर टुडे। और ये कुछ दिक्कत क्यों हो रही है? वॉइस जोक जोक